बच्चों, संस्कृत क्लास में, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ 4, तुम कब जाओगे अतिथि। प्रस्तुत पाठ शरद जोशी इनके माध्यम से लिखा गया है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। ये व्यंग के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। व्यंग ही इनका मुख्य विषय रहा है। एक बहुत बड़ी बात को एक बहुत छोटे रूप में कहना और एक बहुत छोटी सी बात को एक बहुत अच्छे रूप में कह देना, ये इनका सबसे बड़ा सर्वाधिक गुण है। आइए, तुम कब जाओगे अतिथि। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है और उससे जाने के लिए नहीं कहते। किंतु यही वही अतिथि यदि घर बना कर के रहने लग जाए, देवता की तरह तो माना जाता है, किंतु देवता तो थोड़ी देर दर्शन दे कर के चले जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। यदि वो अतिथि भी थोड़ी देर ठहर कर के चला जाए तो अच्छा लगे, किंतु वह अतिथि वहीं अपना घर बसा कर के रहने लग जाए तो वह अतिथि कम, अर्थात देवता कम और राक्षस ज़्यादा लगने लग जाता है। यही बात प्रस्तुत पाठ में जोशी जी ने समझाने का सफल प्रयत्न किया है। आइए हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आज अतिथि न तिथि इति अतिथि, अतिथि मेहमान को कहते हैं। आजकल तो दूरसंचार के माध्यम हैं, पहले कह कर के बता कर के तब आते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो अतिथि का अर्थ ही होता है जो बिना बताए या बिना तिथि के जो अपने घर आ जाए उसको मेहमान अर्थात अतिथि बोलते हैं। आज उस मेहमान को आए पूरे 4 दिन हो गए, चतुर्थ दिवस पर 4 दिन में भी वो मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो घर वाले हैं उनके मन में बार बार में यह एक प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रही हैं, अर्थात कैलेंडर की जो तारीख हैं वो भी प्रतिदिन बदल जाती है। विद्वान लेखक यह कहना चाहता है कि आज 1 तारीख चली गई, कल 2 तारीख चली गई, मैं आपके सामने उनको देख कर के तारीख बदल रही हैं, तारीख चल रही हैं, तारीख जा रही हैं, पर आप क्यों नहीं जाने का नाम ले रहे हैं। इसकी आंखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रही हैं। विगत 2 दिनों से मैंने तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। वो घरवाला ये कहता है कि मैं मेहमान को दिखा दिखा करके तारीखें बदल रहा हूँ कि तारीख बढ़ रही हैं आगे, किंतु आप जहाँ हैं वहीं हैं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, क्योंकि ये बच्चों नियम है कि जब कोई अतिथि आता है तो हम अपने प्रतिदिन की रहन सहन की अपेक्षा अतिथि के लिए कुछ विशेष करते हैं। तो पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। पता नहीं लग रहा है कब जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे। बेटा, जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो इतनी लंबी यात्रा करके अंतरिक्ष में गया, चाँद पर गया, किंतु वह भी वहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रुके जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। हाँ, कह रहे हैं कि भारी चरण कमलों की जो छाप है
अर्थात आपके जो चरण कमल हैं, आपके जो पाँव हैं, मानो हमारे घर में ही चिपक गए हों। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। अंतरंग अर्थात निजी संबंध। संबंध का मतलब होता है अच्छी तरह से जो बांध ले रिश्ते। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। कहते हैं जो हमारी आर्थिक सीमाएं हैं उनकी बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अर्थात तुमने हमारी जेब काफ़ी कम कर दी है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए है उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्यों तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अर्थात अब ये तुम्हारा जाने का समय आ गया है। तुम्हें भी अपने घर की, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं जाते? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। अज्ञात माने बिना जाने की एक शंका से अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांप गया कि अर्थात मेरी आर्थिक स्थिति में समझ गया, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ में तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने भी दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। इतना ये सब किया था, मगर तुम नहीं मानोगे, एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। बच्चों, हमारे घर जब कोई अतिथि आता है तो हम प्रतिदिन के भोजन की अपेक्षा उस दिन शानदार, सुंदर, स्वादिष्ट मिष्ठान्न से युक्त भोजन बनाते हैं और उनको जो कहीं दिखाने की, घूमने की जगह होती हैं वो दिखाते हैं। यहाँ उनको सिनेमा, चलचित्र दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। आखिरी छोर का मतलब है कि हम अब इससे ज़्यादा आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़ें। इसके तुरंत बाद भावहीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कोई अतिथि देवता भी आता है तो थोड़ी देर के लिए आकर के चला जाता है, किंतु ये तो ऐसे हैं अतिथि देव, आकर के जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात, गहरी वेदना, गहरा चोट अप्रत्याशित था, अर्थात बिना बताए हुए था, और इसकी चोट बड़ी मार्मिक माने गहरी थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान था। अरे अर्थात तुम इतने लंबे समय तक हमारे घर में रुक जाओगे, ये हमें जानकारी नहीं था। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अर्थात विद्वान कवि कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए यदि आते हैं तो वह देवतुल्य होते हैं, मेहमान होते हैं, देवता होते हैं, किंतु ज़्यादा दिन रुक जाए और हमारी आर्थिक स्थिति को गड़बड़ा दे तो वह राक्षस हो जाते हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गईं। आंखें बड़ी बड़ी होना माने आश्चर्यचकित होना। वो सभी समझ रहे थे कि अब अतिथि महोदय, अतिथि देव चले जाएंगे, किंतु अभी कपड़े धुलवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये और अभी रुकना चाहते हैं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है।
वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थीं कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहर जाएगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी अर्थात इसका कारण था कि ये अतिथि देव ऐसे ही थे, लंबे समय तक रुकने वाले। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो, पर तुम्हारे कपड़े आ गए लौट करके, पर तुम अभी यहीं की यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम अभी यहीं की यहीं हो। अर्थात तुम्हारे बेड का जो चादर वो गंदा हो गया था वह बदल गया, तुम्हारे कपड़े बदल गए, तारीख बदल रही हैं। आप क्यों नहीं जगह को बदल रहे हैं? आपको भी अपना स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। अरे तुम्हें देख कर के, क्योंकि शहरों में सब कृत्रिम हो गया है। भले ही हंसी ना आए किंतु ऊपर की बनावटी कृत्रिम हंसी के ही देख करके हंसना पड़ता है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। उन दोनों के आपस के बीच में जो संवाद होता था, वो हंसी मजाक करते थे, वो अब नहीं दिखाई पड़ रहा है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। जैसे खिलाड़ी बॉल से खेलते हैं और चारों तरफ से कोई इधर से कोई इधर से, अब जब कोई नहीं खेलता तो वो एक जगह चुपचाप शांत होकर के पड़ी है। इसी प्रकार से जितनी भी बातें हो गई थीं वो सब बात होकर के चुपचाप शांत हो गई। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, अर्थात आपसी जो सौहार्द की चर्चा होती थी वह समाप्त हो गई और चर्चा के विषय चूक गए, अर्थात चर्चाएं बंद हो गईं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। इन सब बातों की कर करा करके अब एक चुप्पी साध ली, अर्थात अब कोई बात रह नहीं गई है जिसको हम करें। सौहार्द अब शनई शनई ही बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, अर्थात बदल रहा है। जो आपसी लगाव था वो शनई शनई एक धीरे धीरे बदल गया है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, अर्थात जिस अतिथि के प्रति देव की भावना होती थी अब वह गालियों का रूप ले रही है। पर तुम जा नहीं रहे, किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। अपने परिवार के साथ में ये बात नहीं आ रही है। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? हे अतिथि, तुम कब जाओगे? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, अर्थात सत्कार करने की जो एक भावना, जो एक कामना होती है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गई। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, गोलाकार अर्थात तुम अपने बिस्तर को बंद नहीं करते, अर्थात तुम यहाँ से नहीं जाते हो, तो हमें उपवास तक जाना होगा। अर्थात अब तो खिचड़ी मिल रही है, आगे से ये खिचड़ी भी बंद हो जाएगी। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात एक बदलाव के दौर से। इनमें एक परिवर्तन, एक बदलाव आ रहा है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, अर्थात अंतिम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, हे अतिथि देव, अब तो यहाँ से विदा लो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें।
होम को स्वीटनेस इसीलिए कहा गया है भाई कि जैसे हम अपने घर को घर समझते हैं ऐसे हम दूसरे के घर को भी घर समझें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अर्थात हम ये नहीं चाहते कि आपको गेट आउट ऐसा बोल करके यहाँ से बाहर निकालें। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। निश्चिंत होकर के दूसरे के यहाँ खर्राटे मान कर यानी निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, और वह रात गुंजायमान हो रही है, गूंज रही है खर्राटों से। ये 5वीं रात होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सभा होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। अर्थात इसके बाद मैं आपकी इतनी भी खातिरदारी करने में समर्थ नहीं हो पाऊँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम भी लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अन्यथा यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। और उसने परेशान होकर के कहा, उफ़ परेशान, तुम कब जाओगी अतिथि। इसी के साथ में ही बच्चों इस पाठ को विराम देते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हम किसी के घर जाएं तो बहुत थोड़ी देर के ही लिए, बहुत थोड़े दिनों के लिए हमें वहाँ रुकना चाहिए, जब तक उनका मान सम्मान आतिथ्य सत्कार होता रहे। उनका तो स्वभाव होता है कि रुकिए ठहरिए, किंतु यदि कोई अतिथि ज़्यादा दिन तक रुक जाता है तो वह देव न होकर के राक्षस का रूप धारण कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ में बेटा आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अध्ययन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं पाठ को विराम देता हूँ।